Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने अपने कॉलेज टाइम में ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों ही प्लेसमेंट ड्राइव्स में मल्टीपल ऑफर्स क्रैक किए थे. ऑन कैंपस में आई वाज एबल टू क्रैक Atlassian, TCS एंड Infosys एंड ऑफ कैंपस में आई वाज एबल टू क्रैक Justpay एंड BNY Mellon. बट मैंने अपनी इस प्लेसमेंट जर्नी में बहुत सारी रिजेक्शंस फेस करी थी एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से, जिन्हें मैंने रिजॉल्व किया एंड मैं फाइनली ये सारे ऑफर्स क्रैक कर पाया था. एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स एंड उनके रेजोल्यूशन के बारे में, ताकि इनमें से कोई भी मिस्टेक आप सब अपनी प्लेसमेंट ड्राइव में ना करो. एंड इसके बाद आई विल शेयर सम पर्सनल टिप्स जो आपको प्लेसमेंट ड्राइव में एक्सेल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी. ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट. मैंने अपने कॉलेज के थर्ड ईयर तक अपनी प्लेसमेंट्स की मेजर प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी. मैंने डीएसए भी प्रिपेयर कर रखी थी एंड साथ ही साथ मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना रखे थे. एंड अब स्टार्ट होता है हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप सीजन. इस इंटर्नशिप सीजन में ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों ही जगह बहुत सारी कंपनीज आ रही थी. ऑन कैंपस में जितनी भी कंपनीज हमारे कॉलेज के थ्रू आती थी मैं उन सब में रजिस्टर कर देता था. एंड साथ ही साथ ऑफ कैंपस के लिए मैं 4 मेन वेबसाइट यूज करता था डिफरेंट कंपनीज की इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स को ढूंढने के लिए एंड उन पे अप्लाई करने के लिए. ये 4 वेबसाइट्स थी हैकरअर्थ, हैकररैंक, डेयर टू कम्पीट एंड लिंक्डइन. इन चारों ही प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज प्लेसमेंट या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए आती थी, जिनमें वो कंपनीज या तो डायरेक्ट हायरिंग करती थी या फिर वो कंपनीज कुछ कोडाथॉन्स या हैकाथॉन्स कंडक्ट करवाती थी एंड उनके रिजल्ट के बेसिस पे हायरिंग करती थी. एंड इनमें से जिस भी हायरिंग ड्राइव के लिए मैं एलिजिबल होता था मैं उसके लिए रजिस्टर कर देता था. बट इस प्रोसेस की ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मुझे पता चला कि मेरी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है एंड वो भी मेरी एक बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से. एंड दैट मिस्टेक वाज नॉट ट्रैकिंग माई एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली. मैं ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जितनी भी कंपनीज की हायरिंग ड्राइव के लिए रजिस्टर करता था मैं उनमें से किसी की भी एप्लीकेशन का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रखता था. एंड इसकी वजह से काफी बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे पता नहीं चलता था कि कंपनीज का नेक्स्ट राउंड कब है. एंड उसी की वजह से मैंने काफी सारी कंपनीज के राउंड्स ऐसे ही मिस कर दिए. फ्लिपकार्ट एंड पेटीएम तक के भी राउंड्स मिस कर दिए थे मैंने सिर्फ इसी सिली मिस्टेक की वजह से. जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सही से एप्लीकेशन ट्रैक ना करने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा हूँ, तभी मैंने डायरेक्टली एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग शीट बनाई. ये शीट मैंने गूगल शीट्स में बनाई थी एंड इसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट कॉलम्स रखे थे. सबसे पहला कॉलम था कंपनी, जिसमें पता चले कि मैंने किस कंपनी में अप्लाई कर रखा है. सेकेंड कॉलम था राउंड्स कंप्लीटेड, जिसके अंदर मैंने उस कंपनी के एप्लीकेशन में कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होगी. थर्ड कॉलम था अपकमिंग राउंड, जिसके अंदर उस राउंड की इन्फॉर्मेशन थी जो उस कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में नेक्स्ट आने वाला है. एंड द फोर्थ कॉलम वाज अपडेट्स, कोई ऐसे अपडेट्स जो मुझे उस कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में मिले हैं या फिर कोई भी एडहॉक चीज जो मैं वहां पे मेंशन करना चाहता हूं उसके लिए मैंने फोर्थ कॉलम बनाया था अपडेट्स का. एंड इस ट्रैकिंग शीट को मैं रेगुलरली मॉनिटर करता था. मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था कि मुझे हर दिन सुबह 10 बजे इस ट्रैकिंग शीट को एक बार गो थ्रू करना है. एंड अगर मुझे किसी भी कंपनी के राउंड के लिए कोई भी नेसेसरी एक्शन लेना है या फिर कोई काम करना है तो मैं उसी दिन कंप्लीट कर उस शीट को अपडेट कर देता था. एंड अपनी इस ट्रैकिंग मिस्टेक को रिजॉल्व करने के बाद मैंने ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस किसी भी ड्राइव में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी एंड सारी ही कंपनीज में सक्सेसफुली इंटरव्यूज दी. अब काफी सारे बच्चों के लिए ये इशू होता है कि उनके कॉलेज में ऑन कैंपस अच्छी कंपनीज ही नहीं आती. उन बच्चों का जेई अच्छा नहीं गया होता, जिसकी वजह से उन्हें या तो कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है या फिर उन्हें स्ट्रीम पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है. इन दोनों ही केसेस में उनकी लर्निंग हैम्पर होती है, कॉलेज की प्लेसमेंट्स में अच्छी कंपनीज नहीं आती एंड आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ना उनके लिए एक सपना ही रह जाता है. बट अब ये सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी गुवाहाटी. आईआईटी गुवाहाटी ने अभी रिसेंटली मसाई स्कूल के साथ कोलैबोरेट करा है ताकि उनका एक्सपीरियंस एंड मसाई स्कूल का मॉडर्न टेक कंबाइन हो सके एंड इंडिया में टेक एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एंड आउटपुट ड्रिवन लर्निंग. ये प्रोग्राम 14 मंथ्स का होगा एंड इसके अंदर आपको आईआईटी के प्रोफेसर्स कोडिंग एंड अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे एंड एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे. एंड उनका मेजर फोकस आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग पे होगा. एंड साथ ही साथ आपको इस प्रोग्राम में 24 क्रेडिट्स भी मिलेंगे एंड आपका कॉन्वोकेशन भी आईआईटी गुवाहाटी में होगा. अमेजिंग राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मसाई स्कूल की पर्सनलाइज्ड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी. इसके अंदर मोर देन 350 कंपनीज लाइक पेटीएम, ओला, IBM एंड मेनी मोर अमेजिंग कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही हैं एंड आपके लिए अमेजिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही हैं. सो इस कोर्स के लिए 12th पास कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी एलिजिबल है एंड ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगा. सो अगर आपको एक सॉलिड टेक करियर बिल्ड करना है विद एन आईआईटी स्पेशलाइजेशन देन मैं इस प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. You should definitely check it out. Now the next common mistake is not maintaining a good CGPA. कॉलेज में अच्छी CGPA ना मेंटेन करने की वजह से बहुत सारे बच्चों को
ऑन कैंपस ड्राइव्स में काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज सीजीपीए को ही यूज करती हैं एज इनिशियल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से अगर किसी स्टूडेंट की सीजीपीए कम है देन उसने कितनी भी अच्छी टीएसए प्रिपेयर कर रखी हो, उसे उस कंपनी के ऑन कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही हुआ था एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने कॉलेज में एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करके चलें। अच्छी सीजीपीए से मेरा मतलब है कि आप सबकी सीजीपीए 8 से तो ऊपर होनी ही चाहिए। 8 से अगर आपकी सीजीपीए ऊपर होगी देन आपको किसी भी कंपनी के ऑन कैंपस ड्राइव में आराम से बैठने दी जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ओके, बट ऑफ कैंपस ड्राइव्स में सीजीपीए ज्यादा मैटर नहीं करती, बट स्टिल अगर आपकी अच्छी सीजीपीए है देन वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट ही ऐड होगा। सो अब आते हैं मेरी उस सबसे कॉमन मिस्टेक पर जिसकी वजह से मैंने 90% ऑफ द रिजेक्शंस फेस करी थी, एंड दिस मिस्टेक वाज लैक ऑफ रिसर्च। किसी भी कंपनी का ऑनलाइन कोडिंग राउंड हो या फिर कोई भी इंटरव्यू राउंड हो, देन उस राउंड के लिए रिसर्च करना कि उस राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किसी स्टूडेंट ने अगर रिसेंटली वो राउंड दिया है देन उनके क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से आप अपने इंटरव्यू राउंड्स के लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाते हो एंड और अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद अपने इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। मैंने स्टार्टिंग के काफी इंटरव्यूज में ये सारी रिसर्च करी ही नहीं थी, जिसकी वजह से काफी बार ऐसा हुआ कि इंटरव्यूज में किसी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए जिन्हें देखकर मैं शॉक हो जाता था एंड मुझे थोड़ा टाइम अपने आप को नॉर्मलाइज करने में लग जाता था। एंड इसके बाद क्योंकि टाइम कम बचता था तो जल्दी जल्दी कोड लिखने के चक्कर में कोड ही गलत हो जाता था एंड फाइनली हाथ में रिजेक्शन ही आती थी। इस मिस्टेक की वजह से मैंने बहुत सारी रिजेक्शन फेस करी है एंड इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड से पहले उस राउंड के बारे में रिसर्च करने लग जाता था कि उस राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी ने अभी अगर रिसेंटली उस राउंड को दिया है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नॉलेज ले लिया करता था, जिसकी वजह से मैं मेंटली प्रिपेयर होता था उस इंटरव्यू राउंड को फेस करने के लिए। एंड अगर मेरा कोई टॉपिक वीक है एंड वो उस इंटरव्यू राउंड में पूछा जा रहा है देन मैं उस टॉपिक को रिवाइज भी कर लेता था एंड साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेता था। ये सारी रिसर्च मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी एंड इसी की वजह से मैं काफी सारी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स सक्सेसफुली क्लियर कर पाया था। एंड इसीलिए आप सबको भी ये रिसर्च करनी है एंड अपने इंटरव्यू राउंड्स के लिए बेटर प्रिपेयर रहना है। ओके, कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड क्या एक्सपीरियंस है, इसकी रिसर्च करने के लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है गीक्स फॉर गीक्स, जहां पर आप जाके डायरेक्टली इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो। देन सेकंड प्लेटफॉर्म है लीड कोड। लीड कोड के डिस्कशन टैब पर आपको कंपनी वाइज इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड क्वेश्चंस की भी नॉलेज मिल जाएगी। एंड देन फाइनली थर्ड प्लेटफॉर्म इज योर नेटवर्क। आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने वो इंटरव्यूज दिए होंगे, आप उनको रीच आउट कर सकते हो। आपके जो लिंक्डइन के कनेक्शंस हैं उनमें से भी किसी ने वो इंटरव्यूज दे रखे होंगे, उन्होंने भी वो सेम क्वेश्चंस फेस कर रखे होंगे, आप उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जान सकते हो। एंड ऐसे आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं आप उन सबको रीच आउट कर सकते हो एंड उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पूछ सकते हो। अब मेरी अगली कॉमन मिस्टेक थी नॉट प्रिपेयरिंग द इंट्रोडक्शन। देखो, मुझे पता तो था कि इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो सबसे पहली चीज हमसे हमारी इंट्रोडक्शन ही पूछी जाती है, तो इसलिए मुझे पता तो था कि ये प्रिपेयर करना चाहिए। पर इस इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने में मुझे आलस बहुत आता था। मुझे ऐसा लगता था कि अपने बारे में ही तो बताना है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आराम से बता देंगे वहां पर। एंड आई एम श्योर काफी सारे बच्चों की भी सेम ही फीलिंग होगी। उन्हें पता तो है कि इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना चाहिए बट आलस के मारे वो प्रिपेयर कर नहीं रहे। बट इस इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर ना करने के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पास कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी में से इंट्रोडक्शन देना है। आप किसी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा दे दोगे या फिर किसी इंटरव्यू के अंदर अपना इंट्रोडक्शन बहुत कम में ही खत्म कर दोगे। एंड क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी पॉइंट पे कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो या फिर किसी पॉइंट पे आप स्टक हो जाओ। एंड इन्हीं सारे केसेस की वजह से आपका इनिशियल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा चला गया देन आपका इनिशियल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी अमेजिंग रहेगा। बट अगर आप अपने इंट्रोडक्शन पे स्टक हो गए एंड आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं गया या फिर आपके इंटरव्यूअर ने आपके इंट्रोडक्शन में ही क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली देन आपका इनिशियल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाएगा एंड इसी की वजह से आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। सो इसीलिए बहुत सारे इंटरव्यूज में उल्टे सीधे इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक 1 मिनट का इंट्रो प्रिपेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं अपनी सारी टेक्निकल डिटेल्स, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये मैंने कैसे किया इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने लिए भी एक परफेक्ट 1 मिनट का इंट्रो प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका किसी भी इंटरव्यू के अंदर इनिशियल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा अप ही रहे। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की एंड दैट इज हाउ टू आंसर क्वेश्चंस दैट यू नो एंड हाउ टू आंसर क्वेश्चंस दैट यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट। उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है जो आपको ऑलरेडी पता है या फिर आपने जिनको पहले सॉल्व कर रखा है, एंड उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली बट स्टिल आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे,
देन उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस दैट यू नो। नाउ फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, अब उसे आपको आंसर कैसे करना है। अब इसमें काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कोड लिखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो डायरेक्टली कोड लिख देंगे देन वो ज्यादा टेक्निकली प्रोफिशिएंट होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं करते एंड वो डायरेक्टली कोड लिखने लग जाते हैं। दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले लिसनिंग मोड में रहना है। जब तक इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर देता, आपको वो क्वेश्चन आराम से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग का क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, बट क्या पता इंटरव्यूअर ने उसके अंदर बाद में कोई और वेरिएशंस ऐड कर रखी हो जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बिल्कुल ही बदल जाए। सो इसीलिए आपको क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना है एंड समझना है, ताकि आपको पता लग सके कि क्या ये आपने पक्का पहले कर रखा है या फिर ये कोई नई वेरिएशन है। अगर आपने ये एक बार क्लैरिफाई कर लिया एंड प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, देन उसके बाद अगर आपके मन में कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, देन वो आपको इंटरव्यूअर से पूछ लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन इनपुट, देन आपको ये डेफिनेटली पूछना चाहिए कि हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे हैंडल करेंगे। अगर नेगेटिव नंबर्स इनपुट में आएंगे देन उनका स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होगा, तो उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है ये आपको इंटरव्यू से डेफिनेटली पूछना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, इन सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस को पूछने के भी पॉजिटिव मार्क्स होते हैं। देन इसके बाद आपको अपनी सोल्यूशन अप्रोच एक्सप्लेन करनी है। आपको स्टार्ट करना है ब्रूट फोर्स से एंड इसको लेके जाना है ऑप्टिमल सोल्यूशन तक। एंड जब ऑप्टिमल सोल्यूशन की अप्रोच आपके और इंटरव्यू के बीच में अग्री हो जाए, देन ही आपको उसका कोड लिखना स्टार्ट करना है। इंटरव्यूअर से अगर आप अप्रोच पे अलाइनमेंट लिए बिना ही कोड लिखना स्टार्ट करोगे, देन वो आपके लिए ही नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा। सो इसीलिए आप हमेशा ट्राई करो कि आप इंटरव्यूअर को अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करो एंड जब वो एक बार अग्री हो जाए उसके बाद ही कोड लिखना स्टार्ट करो। ओके, दिस इज द राइट एंड द बेस्ट वे जिसमें आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पहले ही कोड लिखने लगोगे, देन वो भी एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा। एंड अगर आप बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछोगे, देन वो भी एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा। सो लिसन केयरफुली, आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, गेट अप्रोच अलाइनमेंट एंड देन ओनली स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। एंड अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, एंड दैट इज कि उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें जिसमें आपको बिल्कुल जीरो क्लू है। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया उसका आंसर ढूंढने में, बट अब आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा। देन इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में आपको ग्रेसफुली डिनाई करना है कि हाँ, अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर पता करूंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन लिंक्डइन। अपने इंटरव्यूअर का लिंक्डइन प्रोफाइल लो एंड उस इंटरव्यू के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढो एंड अपने इंटरव्यूअर को लिंक्डइन पर रीच आउट करो एंड उन्हें वो आंसर सेंड करो। इससे आपके इंटरव्यूअर को पता लगेगा कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, देन आप उसके बारे में ट्रुथफुल हो एंड एट द सेम टाइम आप डिटरमाइंड भी हो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए भी। बट इसे आपको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करना है। आपको इससे पहले ट्राई करना है कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टाइम दो, उसकी सोल्यूशन अप्रोच के बारे में थोड़ा सा और सोचो, एंड अगर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा तभी आप इस ऑप्शन को इंप्लीमेंट करना। एंड अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मोस्ट कॉमन मिस्टेक की, एंड दैट इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज के अंदर जब इंटरव्यू खत्म होता है तब इंटरव्यूज आपसे पूछते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं देन आप उनसे पूछ सकते हो। इस मोमेंट पर बहुत सारे बच्चे हेजिटेशन के कारण या फिर इंटरव्यू जल्दी खत्म करने के कारण क्वेश्चंस ही नहीं पूछते। अब इससे आपकी सिलेक्शन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर आप कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हो, देन इससे पता लगता है दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग देयर कंपनी एंड आप काफी क्यूरियस हो उस कंपनी के बारे में और जानने के लिए, एंड ये एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। सो इसीलिए जब भी आपका इंटरव्यू एंड हो, देन यू शुड डेफिनेटली आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर दैट शुड बी स्पेसिफिक टू द कंपनी। कोई इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछना कि मेरा फीडबैक दे दो या फिर मेरा ये इंटरव्यू कैसा गया, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पूछना है। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो होने चाहिए कंपनी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी जो मार्केट में रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, ये कंपनी उन चेंजेस को कैसे मैनेज कर रही है। अगर मैं इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, देन मैं किस टेक स्टैक पे काम करूंगा, किस फीचर पे काम करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको इन टाइप की क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछने चाहिए एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जिससे आपका इंटरव्यूअर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बने। ओके, सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन है, जो मैंने भी करी थी एंड काफी सारे बच्चे और भी करते हैं। बट अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, देन आपके इंटरव्यूज में सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक अमेजिंग ऑफर्स। ओके, एंड अब बात करते हैं मेरी पर्सनल टिप की। एंड माय पर्सनल टिप टू यू इज कि कभी भी अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए उसमें गलत इन्फॉर्मेशन या गलत स्किल्स ऐड मत करो, क्योंकि अगर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ने आपसे उन स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए एंड अगर आप वो आंसर नहीं कर पाए, देन ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एंड इससे आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाते टाइम आप उसके अंदर रेलिवेंट स्किल्स ऐड करो जो एक्चुअली में आपके पास है। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐड मत करो।
ओके, आई होप इस वीडियो में मेरी मिस्टेक से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज हर्षित रैन साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड.